नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन करेंगे। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन भी कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन जो इन टेस्ट में होंगे वो बायलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में आप में से किसी स्टूडेंट को दिक्कत थी तो हम इस प्रश्न को एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, गंगा, दामोदर या फिर मेघना? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश में हम गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब क्लास यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पद्मा, ठीक है, फिर उसके बाद आप जमुना याद रखिएगा और यहां पर मेघना। और मैं इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके एक और नाम दूंगी, मेघना ही। ठीक है, मैंने क्या बोला? पद्मा, जमुना, मेघना एक साथ मिलकर जब एक साथ बहेंगी तब भी हम इन्हें क्या कहेंगे? मेघना कहेंगे। और इसी नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखिए, जो पद्मा है, पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है। बांग्लादेश में हम गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। क्लियर है क्लास? जमुना की बात करेंगे तो जमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। पद्मा और जमुना एक साथ आकर मिल रही हैं, ठीक है, मीट कर रही हैं। कहां पर? अरिका में, जो कि बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलकर पद्मा जमुना एक साथ मिलने के बाद ये किससे आकर मिल रही है? मेघना से आकर मिल रही है। कहां पर? चंदपुर में। और बाद में हम इसको मेघना नाम से इन सभी को जानते हैं और इसी नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जा रही है। तो यहां पर देखिए, पद्मा जमुना एक साथ मिल रही है अरिका में, बांग्लादेश में। आगे चल के इसमें मेघना मिल रही है और फिर आगे बढ़कर मेघना कहां पर जाकर मिल रही है? मेघना आपका चंदपुर में जाकर मिल रही है और आगे चलकर ये मेघना नाम से ही बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर भी जा रही है। आपको पता है यहां पर एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। और जब आप पढ़ते हो बांग्लादेश और इधर वाला रीजन तो आप लोग पढ़ते हो ना सुंदरबन डेल्टा, उसी की बात हो रही है, ठीक है, जहां पर मैंग्रोव्स आपके मिलते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की है, आपसे पता होना चाहिए। यहाँ पे गंगा डेल्टा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपके हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं। चलिए, ये चीज क्लियर होगी। अगर अभी भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। ये याद रखिएगा, जो जमुना है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और गंगा को हम पद्मा नाम से जानते हैं। इन दोनों में मेघना आकर मिलती है, बाद में हम इन्हें मेघना नाम से जानते हुए ये जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लिखा हुआ है, गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। द पद्मा रिवर ज्वाइंड बाय द जमुना रिवर, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड देन द टू ज्वाइन एंड फॉर्म मेघना रिवर। ठीक है, फिर ये मेघना से भी आके मिलती है, एक छोटी सी मेघना रिवर भी है और फिर बाद में इन सभी को हम मेघना नाम से जानते हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्लास अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तब होता है जब कोई जीव अपने शरीर की उपापचय क्षमता से अधिक तीव्र गति से रसायनों को अवशोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्सॉर्ब द केमिकल एट फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी? ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। किसके एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं? हम केमिकल के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप खाना भी खाते हो, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना जब खाते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण वो हमारे बॉडी से निकल भी रहा है वेस्ट के फॉर्म में। ऐसे जानवरों के साथ होता है, यूरिन के फॉर्म में या फिर वेस्ट के फॉर्म में वो बॉडी से निकलता भी जाता है। लेकिन यहां पर हम केमिकल की बात कर रहे हैं और केमिकल हमारे बॉडी में उतनी तेजी से एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो रहा है, फास्टर रेट पे देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी। ये चीज याद है। इसको हम बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं या फिर बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से जो आपका सही उत्तर है वो है बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब भी केमिकल जो है वो फास्टर रेट में एब्सॉर्ब हो रहा है देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। थर्ड आपका सही उत्तर है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को यहां पर दिक्कत होती है कि मैम बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही मैं इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूं। तो अगर आपने मुझसे पूछा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, तो आप लोग भी प्लीज मुझे बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, बिल्कुल भी परेशान मत होना, दोनों में हम टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, दोनों में, बायो एक्यूमुलेशन में भी, बायो मैग्निफिकेशन में भी। लेकिन जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं क्लास, तो यहां पर हम फूड चेन की बात करते हैं। अभी समझ में आएगा, फूड चेन की बात करते हैं हम। और यहां पर बायो एक्यूमुलेशन में हम टाइम के साथ की बात करते हैं। ठीक है, समय की बात करते हैं। अब देखो, फूड चेन की अगर हम बात करें तो आपको पता है फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना रहे होते हैं ना, पादप हैं, ग्रीन प्लांट्स है जो कि अपना भोजन खुद बना रहे रहते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं खूब घास है, खूब ढेर सारी घास है, 1000 ऑफ घास है। ठीक है, अब इस घास पर किसी ने आकर पेस्टिसाइड छिड़क दिया, केमिकल्स छिड़क दिया या फिर कोई भी टॉक्सिन छिड़क दिया घास पर। अब इस घास को कौन खाएगा बताओ? ग्रास ऊपर खाएगा, टिड्डा खाएगा। तो टिड्डा जब घास को खाना जाएगा तो एक घास को तो खाएगा नहीं, वो हजारों घास को खाएगा ना। तो एक घास में अगर ये जो पिंक वाला दिख रहा है आपको, ये कंटेमिनेंट्स दिख रहे हैं, मतलब केमिकल्स दिख रहे हैं, कुछ भी टॉक्सिन, इस घास में छिड़काव की वजह से इतना कंटेमिनेशन है, इतना कंटेमिनेशन है कोई घास में, और इसको टिड्डा खा रहा है। तो जब टिड्डा इसको खाएगा तो वही कंटेमिनेंट्स जो है इस टिड्डे के बॉडी में भी जाएंगे, वही केमिकल्स, वही टॉक्सिन उस टिड्डे के बॉडी में भी जाएंगे ना। मानते हो ये बात? ठीक है, तो टिड्डा खाली एक घास का पत्ता तो खा नहीं रहा है, वो 1000 ऑफ घास का पत्ता खा रहा है। मतलब जो टॉक्सिन इस एक घास के पत्ते में थे, उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना कंटेमिनेंट, उतना टॉक्सिन इस टिड्डे के बॉडी में रहेगा। हाँ, सही है, ठीक है। अब इस टिड्डे को एक छोटी सी चिड़िया खा रही है, प्यारी सी। अब ये चिड़िया जो है वो खाली एक टिड्डे को खा के तो अपना पेट भरेगी नहीं, वो भी 100 टिड्डों को खाएगी तब जाके इसका पेट भरेगा। तो मतलब 100 टिड्डों की बॉडी में ये जो टॉक्सिन गया था इस ग्रास से, इस घास फूस से, वो अब इस चिड़िया की बॉडी में भी जाएगा और वो अब और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 टिड्डों की बॉडी के बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस एक छोटी सी चिड़िया को इतनी बड़ी ईगल खा रही है, तो ये ईगल एक छोटी सी चिड़िया को तो खाएगी नहीं, ये भी 10 चिड़िया को खाएगी। तो इनके बॉडी का जो कंटेमिनेंट है, जो केमिकल्स है, टॉक्सिन है, कुछ भी कहो, वो इस बड़ी चिड़िया के पेट में भी जाएगा। ये देखो पिंक पिंक जा रहा है, लेकिन अब ये 10 गुना और जाएगा। तो आपने एक चीज देखा, बायो मैग्निफिकेशन, कोई चीज का जो लेवल है वो बढ़ रहा है फूड चेन में। ठीक है, हम प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर की तरफ मुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मुड़ नहीं रहे मतलब बढ़ रहे हैं, तो ये कंटेमिनेशन जो लेवल है ना बॉडी में वो बढ़ रहा है। क्योंकि एक छोटी छोटी घास को एक टिड्डे ने खाया, 100 टिड्डों को एक चिड़िया ने खाया, 10 चिड़िया को एक बड़ी चिड़िया ने खाया, तो बॉडी में कंटेमिनेशन बढ़ रहा है जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्नीफाई हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो जब भी बायो मैग्निफिकेशन समझने का मन करे तो एक फूड चेन को लेते हुए समझना आप लोग। अब आप लोग सोचो, हम लोग जो केमिकल्स रोज खा रहे हैं, मतलब घास फूस खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं या कुछ भी, तो अब हमको भी
मतलब ये जो कंटेमिनेशन है ये क्या हो रहा है, ये एक लेवल से बढ़ता जा रहा है फूड चेन में। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कह रहे हैं। समझ में आ गया होगा, अब इससे ज्यादा नहीं, इतनी चीज क्लियर होगी ना। बस ऐसे सोचो, ढेर सारी घास है, उसमें केमिकल छिड़का गया, उस ढेर सारी घास को एक टिड्डा खा रहा है, ठीक है, तो उसके बॉडी में 100 गुना 1000 गुना केमिकल आया, कंटेमिनेंट आया। फिर उस एक टिड्डे को नहीं 10 टिड्डे को एक चिड़िया खाएगी तो उसके बॉडी में 10 टिड्डे बराबर कंटेमिनेंट गया। और फिर इस छोटी सी चिड़िया को एक बड़ी चिड़िया खाएगी तो 10 अगर छोटी चिड़िया खा रही तो उसके बॉडी में 10 गुना कंटेमिनेंट गया। तो फूड चेन में हमेशा हम बायोमैग्निफिकेशन को समझते हैं, ये मैग्नीफाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या है? एक्यूमुलेशन हम संचय कर रहे हैं, हम संचय कर रहे हैं समय के साथ। हम कहते नहीं है अपने जैसे पैसों को भी संचय करते, गुल्लक में क्या करते, समय के साथ 1 सिक्का डाला, 2 सिक्का डाला, 3 सिक्का डाला, 4 सिक्का डाला, 5 सिक्का डाला, तो रोज रोज करके तुम क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो इसी के तरीके से हम बायो एक्यूमुलेशन की जब बात करते हैं तो यहां पे जो कंटेमिनेंट है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठा हो रहा है समय के साथ। जैसे हम लोग रोज केमिकल खा रहे हैं, अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है, तो समय के साथ हमारी बॉडी में वो केमिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए यहां पर जो शब्द लिखा था, केमिकल्स एब्सॉर्ब एट अ फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी। हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो वेस्ट के फॉर्म में निकलता भी है, लेकिन ये जो टॉक्सिन है, केमिकल्स है, वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं। तो ऐसे ही अगर पानी में कहीं से लेड आ गया, पारा आ गया और वो मछली की बॉडी में गया, तो समय के साथ जैसे जैसे ये पारा बॉडी पानी में रहेगा तो मछली का जो एक्सपोजर है वो उस पानी से उतना ही होगा और उतना ही वो लेड से होगा। धीमे धीमे ये लेड का लेवल जो है वो मछली की बॉडी में बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन मतलब समय के साथ बॉडी में जो टॉक्सिन है वो बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है इन कंटेमिनेंट्स के साथ, इन टॉक्सिन के साथ, वो इनकी बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया ना। तो हमेशा याद रखना, बायो एक्यूमुलेशन की जब भी बात करोगे तो हम संचय की बात करें और संचय समय के साथ होता है। आज थोड़ा कम कंटेमिनेंट है बॉडी में, कल ये बढ़ता जाएगा, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, टॉक्सिन बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूटेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी बॉडी में उनका संचय भी बढ़ता जा रहा है। बायोमैग्निफिकेशन हम फूड चेन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ेंगे, जो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं आपके, इन सब में बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, केमिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, टॉक्सिन्स ज्यादा होंगे। क्लियर हो गया होगा क्लास। चलो अब एक चीज और आप लोग को कंफ्यूजन हो रही थी यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन तो एक स्टोरी के फॉर्म में समझो। यहां पर एक पानी है, ठीक है, खूब सुंदर सा पानी है, कुछ भी तुम लेक मान लो, रिवर मान लो, कुछ भी मान लो। यहां पर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है फार्मर अपने फार्म में खूब ढेर सारा, या कोई भी सोर्स है फर्टिलाइजर का, एनपीके की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। अब एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, ये एनपीके आकर आपके पानी में जाकर मिल गया, ठीक है, एनपीके। अब एनपीके जो है वो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं? जो यहां पर पानी में एल्गीज हैं। अब खुद सोचो, एल्गीज को जब न्यूट्रिएंट मिलेगा, उनका खाना मिलेगा एनपीके, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी पानी में। आप देखते हैं पानी में ऐसे ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है। हाँ, ग्रीन ग्रीन जब काई जमेगी तो उसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी तो होगा। क्या डिसएडवांटेज होगा? जो जीव जंतु इस पानी के अंदर रहते हैं वो तो ऑक्सीजन को डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में ले रहे हैं ना, उनके लिए तो ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में है। अब यहां पर एल्गीज आपकी अगर जम गई तो पानी का जो कांटेक्ट है एयर के साथ वो तो खत्म हो जाएगा, सनलाइट पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से प्लांट्स हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं और पानी को दे रहे हैं सप्लाई ऑक्सीजन की, वो बेचारे कैसे जिएंगे जब उनको सनरेज ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहां पर एल्गल ब्लूम होने के कारण जब ये एल्गीज मरेंगी तो इनकी बॉडी भी डिके करेगी ना, डिके करेगी। जो बैक्टीरियाज हैं वो इनकी बॉडी को डिके करना शुरू करेगा, ठीक है, डिकम्पोज करना शुरू करेगा, जिसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे हम पानी में ऑक्सीजन के लेवल को खत्म करते जा रहे हैं। पहला तो हमने
सनलाइट का कांटेक्ट ही खत्म कर दिया तो ऐसे ही जो मछलियां उनको सफोकेशन होने लगेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा डिकम्पोजिशन करेंगे, एल्गीज बढ़ गए हैं, तो धीमे धीमे पूरा आपका जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा और पानी में एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा। डेड जोन पानी में कब कहलाता है? जब पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता है, मतलब यहां पे पानी में जो जीव जंतु है वो पूरी तरीके से उस जगह को छोड़ देते हैं। तो देखो, यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ जा रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, जिसके वजह से एल्गीज को खूब ढेर सारा खाना मिल जा रहा है और उनकी पॉपुलेशन एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जा रही है और उनके पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने के कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। पहली चीज वो क्या करेंगी? सन रेज को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है, पानी के अंदर आने ही नहीं देंगी। दूसरी चीज, ये बहुत तेजी से बढ़ेंगी तो अब इनकी बॉडी भी डिकम्पोज करेगी, जिसके बैक्टीरिया जब इनको डिकम्पोज करेगा, इनको या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी जो पानी में है, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, जिसके वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी में वो और कम होती जाएगी, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं बचेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? अभी भी अगर कोई डाउट होगा ना तो मुझे बताना। अब देखो, ये थर्ड प्रश्न जो है इसमें भी आप में से एक स्टूडेंट को डाउट हुआ था, उसमें आपने बोला था कि मैम लोकसभा की एज की हम बात कर रहे हैं और राज्यसभा की और प्रेसिडेंट की। तो पहले मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगी, अभी आंसर अगर बता दूंगी आपके क्वेश्चन का तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो क्लास, पहले यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज दिया गया है, पोस्ट दिया 21, 25, 30, 35, ठीक है। तो 35 ईयर की एज किसके लिए होनी चाहिए बताइए? प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए, ठीक है, डी का फर्स्ट होगा। डी का फर्स्ट आपका एक ही जगह दिया गया है यहां पर, तो यहां पर हम मान सकते हैं हमारा ए सही है। 21 वर्ष की एज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहां पर देख लीजिए, 21 वर्ष की एज की बात करें तो पंचायत मेंबर, पंचायत सदस्य की बात होती है। 25 की बात करेंगे तो ये आपका मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और 30 की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, 21 वर्ष पंचायत सदस्य की मिनिमम एज, 25 राज्य विधानसभा सदस्य की, 30 राज्य विधान परिषद सदस्य की और 35 भारत के राष्ट्रपति की। तो जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बता देती हूँ। लास्ट की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये था। उसमें दिया था कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका मेंबर ऑफ लोकसभा होने, मतलब वो होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, वो चीज तो आपकी सही थी। एक आपको दिया था कि वो जन्म से क्या होना चाहिए, जन्म से उसका जन्म भारत में होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज लिखा है। और उसपे तीसरा जो लिखा था कि उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर लोकसभा वाला क्राइटेरिया है, लेकिन हम लोकसभा की एज के अकॉर्डिंग थोड़ी प्रेसिडेंट को देखेंगे। प्रेसिडेंट की एज के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 35 वर्ष ही है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको इसी में कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब समझ में आ गया? प्रेसिडेंट की एज आप देखेंगे तो 35 वर्ष ही है, यहां पर आपके लोकसभा की एज नहीं पूछी गई थी उस प्रश्न में। चलिए, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। फेमस वॉल्केनिक माउंटेन, फेमस वॉल्केनिक माउंटेन, यहां पर देखिए प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली में, इंडोनेशिया में, यूएसए में या फिर जापान में? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? ये इंडोनेशिया में है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, जो काराकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है। फ्यूजियामा परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जापान में है। माउंट एटना इटली में है। सेंट हेलेंस यूएसए में है। ये प्रश्न परीक्षा में आपके बने हैं तो ध्यान दीजिएगा इस पर। यहां पर देख लीजिए, माउंट फ्यूजी कहां पर है? बोलिए, जापान में है। कोटोपेक्सी परीक्षा में पूछा गया है, इक्वाडोर में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सस्ता कैलिफोर्निया में है। माउंट हुड ओरिगोन में है, ठीक है। सेंट हेलेना और रेनर जो है वो वॉशिंगटन में है। माउंट तंबोरा, सुम्बावा, ये सब कहां पर है? इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में है। तो सब याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जाता है वॉल्केनोज से रिलेटेड प्रश्न। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मुझे एक चीज का और दुख है, थोड़ा सा वॉइस में इश्यू था,
तो उसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आगे के क्लास में जो क्वालिटी है लेक्चर की वो और अच्छा होगी, ठीक है, और अच्छी होगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो बताइए, लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो लोकेटेड है लखनऊ में। ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी की स्थापना 1989 में हुई थी। और प्रदेश में भारतीय गन्ना शुगर केन की बात हो रही है, अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में हुई थी। तो कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो आप लखनऊ बोलेंगे। और अगर पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो भी लखनऊ में है। क्लास ये पूछा गया प्रश्न है, तो एक बार थोड़ा सा ईयर पे ध्यान जरूर दे लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अब स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ईयर हो सकता है पूछ ले आपसे। चलिए अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। महिला समृद्धि योजना, विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान, विमेन एम्पायर प्लान और नेशनल पोषाहार मिशन प्लान। तो यहां पर क्लास आप लोग इसको एक बार देखिए, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। बताइए कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है पूछा गया है। तो महिला समृद्धि योजना की हम बात करेंगे, तो महिला समृद्धि योजना आपकी कब हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर पूछा गया है, तो ईयर भी याद रखिएगा, डेट भी 2 अक्टूबर 1993, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान, ये कब आया था आपका, बताइए। तो ये आपका 1998 में आया था, ये बिल्कुल सही है। इसका मेन पर्पस क्या था, विमेन्स को एम्पावर करना, ठीक है। फिर आपका दिया गया है विमेन एम्पायर प्लान, ये कब आया था बताइए। तो ये भी आपका 1989 में आया था, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 1989 में। और फिर आपको आखिरी दिया गया नेशनल पोषाहार मिशन। नेशनल पोषाहार मिशन आपका कब आया था, 2003 दिया गया है। यहां पर आपका सही क्या होगा, नेशनल पोषाहार मिशन जो है वो 2018 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल विमेन्स डे पर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहां पर पंचवर्षीय योजना दी गई है और मॉडल पे बेस्ड। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है, जो पहली आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो किस पर बेस्ड था बताइए, किस मॉडल पर बेस्ड था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से बताइए। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। तो ए का सेकेंड आपको 2 जगह दिया गया है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये महानोबिस मॉडल पर बेस्ड था। तो बी का फोर्थ यहां दिया गया है, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात हम करेंगे तो ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और फोर्थ आपका अशोक रुद्र मॉडल पर बेस्ड था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। देख लीजिए एक बार, प्रथम जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर, सेकंड जो है महानबोलिस मॉडल पर, तृतीय जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और चतुर्थ जो है वो आपका अशोक रुद्रा मॉडल पर, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बताइए कौन इंडियन प्रेसिडेंट था जो कि आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरीके से सर्व किया था। एबीसीडी में से ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको फरुखुद्दीन अली अहमद दिया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया है और नीलम संजीव रेड्डी दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है नीलम संजीव रेड्डी, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर सुशोभित भी
किया गया था इनको प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल? इतना नहीं याद रखना, बस ये याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी का नाम। ठीक है, अगला हम देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार का प्रारंभ। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले करजन वाइली की हत्या, तो इनको 1909 में मारा गया था। खुदीराम बोस की बात करेंगे क्लास, अभी हमने कितनी बार प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की बात की है बताइए? तो 1908 का समय था वो। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक, तो ये 1881 का समय है। और अल हिलाल की अगर हम बात करेंगे तो ये 1912 का समय है। अब बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, तो बाल गंगाधर तिलक की बात, ये केसरी उन्होंने पहले ही स्टार्ट किया था। ठीक है, सूरत स्प्लिट के पहले ही केसरी आ गया था, बाल गंगाधर तिलक ने उसको किया था। मैंने आपको बताया ना, बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर केसरी और मराठा स्टार्ट किया था ना, तो याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सबसे पहले क्या हो गया? थर्ड हो गया, 2 जगह थर्ड दिया गया। उसके बाद आपका 1908 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, फिर करजन वाइली की हत्या, और चौथा आपका हो गया अल हिलाल न्यूज़पेपर। तो ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन अ बोन, कैल्शियम फॉस्फेट, बताइए, सही है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक एसिड, नहीं। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो यहां पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपका? सी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मरुस्थली मृदा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो बताओ, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा मिलती है हमें? जलोढ़ मृदा। तो ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया, इससे आसान प्रश्न क्या होगा? लेकिन हम और देखते हैं। काली मृदा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करेंगे हम, तो हमें लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश की तरफ, और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान की तरफ। बी आपका सही उत्तर है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये मत कहिएगा कि मैम ऐसे आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में हाँ पूछे जाते हैं, पूछा गया प्रश्न था। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज, बताइए, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, या फिर ताप विद्युत संयंत्र। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत जो है वो सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। अगला हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हिमाचल प्रदेश दिया है मणिकरण, ठीक है। उड़ीसा में दिया है ताप्ता पानी, महाराष्ट्र में दिया है वज्रेश्वरी, और फिर नारायणी दिया है। तो ये हॉट स्प्रिंग है, याद रखिएगा क्लास। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। बताइए सही है कि गलत है? देखिए क्लास, कभी भी अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप सोच सकते हैं। ताप्ता पानी कहां पर है बताइए? उड़ीसा में है। हाँ, ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। तो 2 तो हमने बता दिया, अब आगे का आपको बताना है। वज्रेश्वरी हॉट स्प्रिंग कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। हाँ, ये भी महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें नारायणी हॉट स्प्रिंग की, तो नारायणी हॉट स्प्रिंग आपका गुजरात में है। बताओ, यही एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। नहीं, ये गुजरात में नहीं है। तो ये कहां पर है आपको बताना है। बताइए क्लास, नारायणी हॉट स्प्रिंग कहां पर है?
ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैं बता दूं, ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है आपका। ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। अब इतना समय दे दिया आप लोगों को, इससे ज्यादा समय कोई क्या देगा, तो डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ठीक है, उड़ीसा में तप्ता पानी, फिर वज्रेश्वरी, महाराष्ट्र में, राजस्थान में नारायणी। गुजरात में अगर आपसे पूछ लिया तो गुजरात का भी याद रखिएगा, तुवा और उनाई। ये हॉट स्प्रिंग कहां पर है, ये गुजरात में है, क्योंकि अभी गुजरात में यहां पे दिया था, तो तुवा और उनाई याद रखिएगा गुजरात में है। महाराष्ट्र में आपको यहां पे वज्रेश्वरी दिया, एक अकोली भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, अकोली। ठीक है, और उड़ीसा में आपको तप्ता पानी दिया है, और आप याद रखिएगा अत्री, अत्री उड़ीसा, तप्ता पानी उड़ीसा, वज्रेश्वरी अकोली महाराष्ट्र, नारायणी राजस्थान, तुवा उनाई कहां पर, गुजरात। ठीक है, और मणिकर्ण, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर आपको मिनरल्स दिए गए हैं, इंडस्ट्रीज दी गई है, इन विच दे आर लार्जली यूज्ड। तो लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो बताइए चूना का यूज कहां करेंगे क्लास, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। सीमेंट में यूज करेंगे ना चूने का, तो यहां पर तो ए का फर्स्ट हो गया। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल गुड में, बॉक्साइट का एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, मैग्नीज स्टील, यहां पर तो ए आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम, ए सही है, आसान प्रश्न था, परीक्षा में पूछा गया था। चूना पत्थर सीमेंट, कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज इस्पात स्टील। अगला देखते हैं यहां पर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको कंट्री दिया गया है, दूसरी तरफ आपको कैपिटल दिया गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपका यहां पर सही है और कौन सा गलत है। तो एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन सही है, डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो गलत है, एल सल्वाडोर, सेंट सल्वाडोर सही है, बहामास, नसाउ सही है। तो यहां पर आपका गलत कौन सा है, बी आपका गलत है, डोमिनिका। ठीक है, याद रखिएगा, डोमिनिका का जो है वो रुसाऊ है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, ये चीज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज एबेंडेंट इन ग्रेप्स, टर्मरिन एंड बनाना। तो कौन सा एसिड प्रचुर मात्रा में मिलता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो यहां पर आपका सही उत्तर है टार्टरिक एसिड। इमली में, ग्रेप्स में, बनाना में टार्टरिक एसिड मिलता है। ठीक है, डी सही है। अगला हम देखते हैं, यहां पर देख लीजिए, मालिक एसिड की हम बात करेंगे तो एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में, इमली में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज में, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, ये आपका बटर में, मेथिनोइक एसिड जो है वो जब मधुमक्खी काटती है तो उसमें मेथिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अगला देखते हैं, वैसे मैंने ये सब डिस्कस भी किया है आपसे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर रेटिनॉल। तो नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, रेटिनॉल जिसको कि हम विटामिन ए कहते हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। परीक्षा में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है विटामिन ए और कलर ब्लाइंडनेस, तो याद रखिएगा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस तो आपके हेरिडेटरी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, केराटोमेलासिया की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आंख से रिलेटेड बीमारी होती है, इसमें जो आपकी आंख है ना वो सूखने लगती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है, रिकेट्स होता है, याद रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें विटामिन के की कमी से क्या होगा, तो विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है। अच्छा, यहां पर देखो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यहाँ पे डेका जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये विटामिन को फैट की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर सॉल्युबल में आपका खाली बी और सी आता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि यूरिन में से कौन सा विटामिन निकलता है, तो यूरिन में वही विटामिन निकलेगा जो पानी में डिजोल्व
हो पाएगा। तो खाली बी और सी आपका पानी में डिजोल्व होता है, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यूरिन में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न बने थे। ये याद रखिएगा, विटामिन वाला जो चैप्टर है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीट कर ही लेता है। बीमारी याद रख लेना, जो नाम है कि थायमीन को हम थायमीन की कमी से, जिसको कि B1 कहते हैं, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन B2 होता है जिसकी कमी से एनीमिया। ये आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग प्लीज क्लास। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब देखो यहाँ पे राइबोफ्लेविन, अभी हमने देखा कि राइबोफ्लेविन डिजीज जो है, डेफिशिएंसी जो है सॉरी, कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राइबोफ्लेविन जो है उसको हम B2 कहते हैं। ठीक है, B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है पूछा गया है, तो बताइए, पेलाग्रा होती है, स्कर्वी होती है, बेरी बेरी होती है, या फिर चलियोसिस होती है। तो यहाँ पर डी आपका सही है, चलियोसिस। बेरी बेरी अभी मैंने आपको दिखाया कि ये B1 की कमी से होती है। ठीक है, थायमीन की कमी से होती है। B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका क्या उत्तर सही है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं B1 को। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, जिसको कि हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिए, जिसको कि हम नियासिन कहते हैं। और यहाँ पे आपके चिलियोसिस की बात की गई है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब फिर वही देखो चीज पूछा, एस्कॉर्बिक, अभी हमने देखा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहते हैं, एकदम सही है। अब ये देख लो, विटामिन ए मैंने आपको बताया है थायमीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, यहां पर देखिए सॉरी रेटिनॉल की कमी से, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है कलर ब्लाइंडनेस। यहां पे याद रखिएगा, रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ना कि कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ये भी बिल्कुल सही है। थायमीन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, विटामिन B1 कहते हैं, इसकी वजह से बेरी बेरी होती है। क्लियर हो गया क्लास। यहां पर इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। देखिए, पीलिंग ऑफ अनियन कॉजेज टीयर एज अनियन रिलीज सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूनिक एसिड, एमिनो एसिड या फिर कार्बोलिक एसिड। तो प्याज छीलते समय आंखों से आंसू किस वजह से आते हैं, सल्फेनिक एसिड की वजह से। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाय। एसिड रेन में दो ही विलेन होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मिथेन, ना कुछ नहीं। एसिड रेन की बात हो रही है तो सॉक्स और नॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही तो वाटर कंटेंट के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और यही आपकी प्रेसिपिटेट करती है रेनफॉल के फॉर्म में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन कार बैटरी। तो कार बैटरी में किसका यूज होता है, सोडियम सल्फेट का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है कार बैटरीज में, याद रखिएगा। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा कि एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एसिटिक एसिड, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन कैल्शियम फॉस्फेट, जो दूध खट्टा होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, और एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। कौन सी विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, विटामिन के। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूपी के प्रश्नों को देखेंगे, यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं। थोड़ा समय लीजिए, आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैम समय दे दिया करिए, तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से प्रश्न को पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए और उत्तर देने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो यहां पर
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत अगर हम देखें तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, चैती भी पूर्वांचल क्षेत्र में और ढोला आगरा में। ठीक है, कजरी की बात करें, झूमर की बात करें, ये सब पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ब्रज क्षेत्र के, नकटा, संस्कार गीत ये सब अवध क्षेत्र में प्रचलित है। तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत पता होना चाहिए क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है और ये प्रश्न आपके आरओ एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्लास में आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगी, देख लीजिए। बिरहा की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। चैती की हम बात करेंगे तो ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। ढोला की हम बात करेंगे तो आगरा में। कजरी, झूमर जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र में। झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ये सब ब्रज क्षेत्र में। नकटा, संस्कार गीत ये सब अवध क्षेत्र में प्रचलित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात की गई है। अभी हमने लोक गीत की बात की है, अब बताइए नृत्य की बात, डांस की बात की जा रही है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन ए, बी, सी, डी को आराम से पढ़िए, फिर मुझे उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आराम से पढ़िए क्लास। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, चरकुला, कर्मा और पांडव की जब हम बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, पांडव की अगर हम बात करें तो पांडव जो है वो आपका उत्तराखंड रीजन में फेमस है। पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका एक ही स्टेट था, बाद में दोनों में बाइफर्केशन हुआ, उत्तराखंड को अलग किया गया और अब जो पांडव है वो उत्तराखंड का लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय उसका आंसर जो था वो बी था। यहाँ पर देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य, जैसे चरकुला। चरकुला कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, फिर दूसरा देखिए कर्मा। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में। रास ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद जोगिनी अवध क्षेत्र में। नटवरी पूर्वांचल में। कार्तिक बुंदेलखंड में। राई नृत्य बुंदेलखंड में। पाईडंडा बुंदेलखंड में। और देखिए पांडव मैंने आपको बताया अब ये उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया। इसका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य और लोकगीत दोनों। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई तो कहां पर है ये बताइए। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड द क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? प्रयागराज में है, बनारस में है कि अयोध्या में है, अमेठी में है? तो आप याद रखेंगे ये आपका बनारस में है। बी आपका सही उत्तर है। इन प्रश्नों में ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न पढ़ेंगे, आपको उत्तर आएगा तो आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली बार अगर परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कि दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है, बनारस में है। और इसी को हम व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दी IFFCO यूरिया प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इफको आप इसको पढ़ते हैं, इफको यूरिया की हम बात कर रहे हैं। इफको यूरिया प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में या फिर जगदीशपुर में? तो बताइए ABCD में आपका आंसर क्या होगा क्लास? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी, आंवला।
आंवला की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, बरेली में स्थित एक नगर है और यहीं पर आपका इफ्को यूरिया कारखाना है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी अगर आपको आंवला ना देकर यहाँ पर बरेली दे दे तो उस कंडीशन में आप बरेली को सही मार्क करके आएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, Which of the following is not correctly matched under highest crop cultivated area of उत्तर प्रदेश? तो चलिए बताइए, एक तरफ फसल दिए गए हैं, एक तरफ जनपद दिए गए हैं। सरसों की बात करें तो सरसों आगरा में, ठीक है, आलू फर्रुखाबाद दिया है, मक्का बनारस दिया है और तिल हमीरपुर दिया है। तो बताइए सरसों एवं आलू की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस क्षेत्र में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पर सबसे ज्यादा ये फसल उगाई जाती है? तो आप याद रखिएगा, अगर हम सरसों आलू की बात कर रहे हैं तो यूपी में, पश्चिमी यूपी में ये ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, जबकि हम तिल की अगर बात करें तो ये हमीरपुर बुंदेलखंड वाले रीजन में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। और मक्का की अगर हम बात करेंगे तो मक्का जो है का फसल क्षेत्र आप कानपुर मंडल में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। मक्का आपका बनारस में इतना ज्यादा नहीं उगाया जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरसों आलू ये सब आपका आगरा फर्रुखाबाद यहां पर आपको मिलता है। मेज की हम बात करेंगे तो मेज आपके कानपुर साइड में, कानपुर मंडल साइड में ज्यादा उगाया जाता है बनारस के कंपैरिजन में। और तिल की बात करेंगे तो ये हमीरपुर, ठीक है, ये बुंदेलखंड रीजन की तरफ, तो हमीरपुर इधर सही हो जाएगा। तो हो गया क्लास, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेयर इज लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है बताइए? आगरा में, कानपुर में, उन्नाव में या फिर नोएडा में? तो ये भी एक आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपका सिचुएटेड है कहां पर? बंथरा में। और ये कहां पर है? उन्नाव में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। यहां पर मैं और प्रिसाइज अगर इसको लिखूं तो बंथरा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आज हम लोग यूपी स्पेशल के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। आज हमने खाली यूपी स्पेशल के प्रश्नों को डिस्कस किया है और ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीच में आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें चेंज आया था, उसमें यूपी के प्रश्नों को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन अब फिर यूपी के प्रश्न दोबारा पूछने लगे हैं पेपर्स में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अब इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मेंस में बैठना है तब तो आपको पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए ना, होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हम स्टैटिक पोर्शन प्रीलिम्स के लिए रट रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, स्टूडेंट से पढ़ते हैं ना तो उनको लग रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क मैम बता रही है उन्नाव में है, बंथरा में है, हमने रट लिया, हम प्रीलिम्स में इसको टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन क्लास में आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, यही सब फैक्ट्स जब आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जब आप लिखेंगे जीएस पेपर में जो यूपी स्पेशल वाला है, तो आपके स्कोर और अच्छे आएंगे। ठीक है, वहां पर अगर आप इकोनॉमी सेक्टर की बात की जा रही है यूपी में कि यूपी में कैसे इकोनॉमी सेक्टर को डेवलप करना है, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, वहां पे उसकी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट आया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। ठीक है, इसी तरीके से और टेक्नोलॉजी पार्क अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होने चाहिए, तो आपको और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप पढ़िए इस तरीके से कि अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज को अपने मेंस में अप्लाई करिए। मैं बता रही हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्लास। तो यहां पर अभी आपका आंसर सी था। अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आई होगी तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बोल दूं और मेरे स्टूडेंट्स को कुछ समझ ही में ना आए, तो बोलने का फायदा क्या हुआ? आपको ये लगेगा कि मैम ने समय भी बर्बाद किया। लेकिन क्लास जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ उसको समझने का प्रयास करेगा। ये जो स्टैटिक पोर्शन आप अपने प्रीलिम्स के लिए रट रहे हैं, इसी स्टैटिक पोर्शन को आप अपने मेंस आंसर में लिखेंगे ना तो आपको पक्का ज्यादा स्कोर मिलेगा। बस आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करने आना चाहिए इन अ करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां देखते हैं, व्हेन वाज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन यूपी? बताइए कब? 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में?
आपको नहीं लगता स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल यूपी में स्टैब्लिश होना 2000 और 2005 में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ना? तो यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना अगर हम देखेंगे तो 1995 में हुई। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, इस प्रश्न का पहले आंसर टिक लगाइए, बी आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, ठीक है, 200 के अधीन वर्ष 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। तो ये भी चीज समझने का प्रयास करेगा, तथा इसे एक अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई थी, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 200 के तहत। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, जरूर बताइएगा क्लास। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट थी ना, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। जब टीचर्स कोई क्वेश्चन पूछते थे मुझसे तो मैं सोचती थी कि क्यों आंसर देना है, और टीचर मेरा बार बार, जो फैकल्टीज हुआ करते थे वो बार बार ये प्रयास करते थे कि बच्चे हमसे इंटरेक्ट करें, स्टूडेंट्स हमारे हमसे इंटरेक्ट करें। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट सोचते थे मैं आंसर देने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप बैठे हैं, हमको पता है बहुत ये अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती है। जब आप अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें आपकी साइकोलॉजी पता चलती है कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूं क्या वो उस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज मुझे आपके कमेंट पढ़ने से पता चलती है, ठीक है। और मैं एक चीज जानती हूँ कि किसी भी टीचर के पढ़ाने का स्टाइल एकदम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। कभी कभी मेरा पढ़ाना बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में आता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता होगा। तो जिनको नहीं समझ में आता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आपकी स्पीड ज्यादा थी, मैम आपने इसको अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। तो मैं तो आपसे कहती हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अच्छी बात भी बताइए, बुरी बात भी बताइए, लेकिन ये ना सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कभी परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 200 बताएंगे। और आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क लिखिए, आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 200 किस चीज से रिलेटेड है, अनुच्छेद 200 किस चीज से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, Which one of the following pair is not correctly matched? तो बताओ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। IIVR की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या वो लखनऊ में है? IIPR की हम बात कर रहे हैं, क्या वो कानपुर में है? IVRI की हम बात कर रहे हैं तो वो इज्जत नगर में है। IGFRI की हम बात कर रहे हैं तो वो झांसी में है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। IIVR की हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो आपका कानपुर में, यहाँ पे कानपुर दिया है, IIVR नहीं, यहाँ पे देखिए क्लास, ये पहले इसको सही करिए, यहाँ पे इसको लखनऊ करिए, ठीक है। आप समझ गया होंगे क्या दिक्कत है, यहाँ पे लखनऊ करिए इसको, ये कानपुर नहीं होगा। तो IIVR जो है वो ना ही आपके लखनऊ में है ना ही आपका कानपुर में था, अगर कानपुर माने तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है, वाराणसी में है, याद रखिएगा। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो पहला आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च की अगर हम बात करेंगे, यहां पे P मतलब क्या है? पल्स रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे V मतलब क्या है? यहाँ पे V मतलब है आपका वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है। और अब मुझे बता IVRI मतलब क्या है? यहां पर V क्या है? यहां पर V आपका है वेटनरी रिसर्च। तो वेटनरी रिसर्च जो है वो कहां पर है? वो आपका इज्जत नगर में है, ये बिल्कुल सही है, इज्जत नगर बरेली में है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर इन्होंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और आपको इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। अब अगला देखिए, IGFRI क्या है? तो ये इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
ठीक है, जो कि कहां पर है, झांसी में है। ठीक है, यहां पर ये सही है। तो ये चीज क्लियर हुई क्लास, ये ध्यान में रखिएगा। IIVR में वी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में है। IIPR में पीपल्स, ठीक है, पर्ल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कानपुर में है। ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इज्जतनगर में। और ये आपका है ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। गोटों का कार्य लखनऊ व बनारस में होता है, ठीक है। पीतल की मूर्तियां मथुरा लिखा है, ताले अलीगढ़ लिखा है, बेत व छड़ियां बनारस लिखा है। तो मुझे बताइए ताले कहाँ की फेमस है, अलीगढ़ की फेमस है ना, एकदम सही है। पीतल की मूर्तियों की अगर हम बात करें तो ये आपको मथुरा में मिलती है, नहीं, पीतल की मूर्तियां जो है वो मुरादाबाद में, मुरादाबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बेत व छड़ियों की बात करें तो बेत व छड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो बरेली में फेमस है, लेकिन बेत और छड़ियों का कार्य बनारस में भी होता है, तो हम इसको भी सही मान सकते हैं। और गोटे का कार्य लखनऊ व बनारस में, तो यहाँ पर आपका गलत क्या था कि पीतल की मूर्तियां हमें जो फेमस है वो मुरादाबाद की है, याद रखिएगा, इनका निर्माण मुरादाबाद में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर एक तरफ आपको मेला दिया गया है, दूसरी तरफ आपको जनपद दिया गया है। तो चलिए, देवी पाटन मेला कहाँ पर है, काम्पिल मेला कहाँ पर है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ठीक है, कहाँ पर है नहीं, कहाँ लगता है बोलना चाहिए। ददरी मेला, तो ददरी मेला तो मुझे पता है कहाँ पर लगता है, बलिया में लगता है, डी का फोर्थ, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैम आप बलिया की हैं क्या, जो आपको दादरी मेला पता है, नहीं, मैं बलिया की नहीं हूँ। फिर देवी पाटन मेला भी मुझे पता है कि देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, ये सब इजी है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड और डी का फोर्थ। चलो, मुझे तो उत्तर मिल गया, उत्तर यहाँ पर होगा सी। अब यहाँ पर बी देखिए हम, काम्पिल मेला, तो काम्पिल मेला लगता है फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर, आगरा में। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। अब एक काम करो, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारे जनपद में कौन सा फेमस मेला लगता है, ठीक है, आपके जनपद में कौन सा फेमस मेला लगता है। और अब एक दूसरे की कमेंट पढ़ना, इसी बहाने 2-3 मेला याद हो जाएगा। और मन करे तो बता देना तुम्हारे यहाँ के मेले की खासियत क्या है। तो क्लास, अब से हम अपने क्लास को बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे। क्यों इंटरेक्टिव रखेंगे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आज तक ऐश्वर्या मैम ने कभी भी आप लोग से इतनी बात नहीं की है। मैं इसलिए अब आप लोग से इतनी बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय है और हमें अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, तभी पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस जनपद की हैं और आपके जनपद में कौन सा मेला लगता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेयर आर द बुक्सा ट्राइब्स लिविंग इन उत्तर प्रदेश। बुक्सा ट्राइब कहाँ रहती है बताइए, बिजनौर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में या फिर चित्रकूट में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ABCD। देखिए, बुक्सा या भोक्सा जनजाति अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बिजनौर जिले में। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। और देख लीजिए, बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोत्तम व्यक्ति को तखत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कभी अगर परीक्षा में पूछ ले ये चीज तो आप आसानी से इसका उत्तर दे ले, ठीक है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, बताइए कहाँ पर है ये, लखनऊ में है कि मेरठ में है कि अयोध्या में है कि मथुरा में है। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मथुरा में है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बनारस की बात करेंगे तो बनारस आपका फेमस है संस्कृति एवं धर्म के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है और मुरादाबाद पीतल उद्योग है।
अभी हमने कुछ देर पहले देखा है कि मुरादाबाद की पीतल की मूर्तियां, पढ़ा है, देखिए एकदम सही है। लखनऊ हमारा प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, एकदम सही है। बनारस संस्कृति एवं धर्म के लिए फेमस है, सही है, सही बात है। काशी विश्वनाथ तो यहीं पर है, तो चलिए यहाँ पर ये भी सही है। अब झांसी की बात करें, क्या ये एक औद्योगिक केंद्र है? झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगर हम औद्योगिक केंद्र देखें तो कानपुर साइड में, आगरा साइड में आपको औद्योगिक केंद्र मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी है। अब देखिए यहीं पर अगर कभी कोई आपसे पूछे कि आप अपने राज्य की विशेषता बताइए, कोई आपसे कहे कि आप उत्तर प्रदेश की विशेषता बताइए, या आपके मेंस में ही कुछ पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आप कैसे बढ़ाएंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि मैम ने पढ़ाया था कि जो बनारस है वो संस्कृति एवं धर्म के लिए फेमस है, तो हम इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? संस्कृति एवं धर्म को और प्रमोट करेंगे बनारस में। उससे क्या होगा? टूरिज्म आपका प्रमोट होगा। भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो तो बनारस आके घूमेंगे ही साथ विश्व के लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो टूरिज्म प्रमोट होगा। झांसी अगर हम बात करें, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, तो यहाँ पर भी हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इससे हम एक कल्चरल कनेक्टिविटी ला सकते हैं। कल्चरल कनेक्टिविटी, आप सॉफ्ट पावर के बारे में सुने होंगे, तो आप अपने मेंस में ये सब लिख सकते हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से हमारा फोकस लखनऊ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लखनऊ एज अ कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, मुरादाबाद पीतल उद्योग है, तो यहाँ पर हम पीतल उद्योग को प्रमोट करेंगे। तो देखिए क्लास, कभी भी आप अपने आंसर को लिखिए, ठीक है, और कोई भी जनरल प्रश्न पूछे तो उसको थोड़ा वर्सेटाइल होकर लिखिए। हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ स्टूडेंट से। जैसे यूपी की ही इकोनॉमी की बात आ गई, या यूपी से ही रिलेटेड कुछ आ गया, तो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि खाली हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। अरे, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे, हाँ, और टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? अब यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आप टेम्पल्स को आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीजें हैं, उसको और इम्प्रूव करेंगे। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नेचर की जैसे रामसर साइट्स है, वहां पर आप देख रेख करेंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर ही रहे हैं, और ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे ही हम। तो इसीलिए ना, जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स में आप स्टैटिक पोर्शन को रट रहे हैं यूपी का, तो आप अपने जीएस के पेपर को भी तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, जीएस पेपर में लिखोगे ना, अब आपको पता है ना मेंस में लिखना है 5 और 6 में, तो देखो यही सब लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो बताइए, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर? तो कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर फेमस है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी सहारनपुर को जाना जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहां पर? आगरा में, बनारस में, इलाहाबाद में या फिर बरेली में? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो ये आपका है, यहाँ पे प्रयागराज कर लीजिए। अब आपको पेपर में प्रयागराज मिलेगा। ठीक है, अब इलाहाबाद नहीं लिखा रहेगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रयागराज। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहां पर है? वो इलाहाबाद में है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है। उत्तर पूर्वी दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र
तंजावुर में है। तो उत्तर प्रदेश में जो मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो प्रयागराज में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, आने वाले समय में भी रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए, भूटिया बाराबंकी, ठीक है, दूसरा है बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब इनमें से कोई एक आपका सही सुमेलित है, तो बताइए। थारू की अगर हम बात करेंगे तो थारू बांदा में नहीं, थारू गोरखपुर में, गोरखपुर साइड में थारू जनजाति मिलती है। राजी की हम बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में आपको मिलती है, ठीक है, उत्तराखंड में राजी मिलती है, ये पिथौरागढ़ साइड में उत्तराखंड में। बुक्सा की हम बात करेंगे तो ये बिजनौर में सही है। भूटिया की हम बात करेंगे तो ये गढ़वाल रीजन में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका करेक्टली मैच्ड है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मा लोक नृत्य कहां पर परफॉर्म किया जाता है? महोबा में, पूर्वांचल में, सोनभद्र में या फिर ब्रज में? तो बताइए। अभी हमने सबसे पहले लोक नृत्य की बात की है, नहीं, सबसे पहले हमने लोकगीत की बात की है, फिर हमने लोक नृत्य की बात की है। मैंने आपको बताया था कि कर्मा कहां परफॉर्म किया जाता है? महोबा में, पूर्वांचल में, सोनभद्र में या फिर वज्र में? तो ये है आपका सोनभद्र में। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर रीजन में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ये लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए रास कहां पर परफॉर्म की जाती है? तो वो ब्रज में, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ब्रज का लीजिए। यहां पर हम रास लिखिए, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो नटवरी परीक्षा में पूछा है, इसलिए आपको रिवाइज करा रही हूं। नटवरी कहां परफॉर्म किया जाता है? पूर्वांचल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरकुला कहां परफॉर्म किया जाता है? एक और याद आया, चरकुला कहां पे परफॉर्म किया जाता है? बताइए। ये भी ब्रज में, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रजवासी चरकुला रास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे सी सही उत्तर है, देख लीजिए। कर्मा लोक नृत्य खरवार आदिवासी, यहाँ पे याद रखिएगा खरवार। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है ना कि जो चरकुला नृत्य है, अरे सॉरी, कर्मा जो लोक नृत्य है उसको कौन परफॉर्म करता है? उसको खरवार आदिवासी लोग परफॉर्म करते हैं। इसका जो क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया, सोनभद्र मिर्जापुर, ठीक है। जबकि राई नृत्य की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राई दिया था, नहीं दिया है यहाँ पर राई। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है और यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज आप याद रखिएगा, जब बता दिया गया है उत्तर में तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या याद रखना आपको? कर्मा लोक नृत्य जो है वो खरवार आदिवासी लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये आपका मुख्यतः सोनभद्र मिर्जापुर रीजन के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि राई लोक नृत्य के बारे में, जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड की महिलाएं द्वारा परफॉर्म किया जाता है और कब? विशेषता श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ है कि देवी पाटन है, कौशाम्बी है या फिर कुशीनगर है? बताइए। ये प्रश्न तो आसान है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? कौशाम्बी, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, ठीक है। और महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की राजधानी थी। तो अगर कभी भी परीक्षा में पूछे कि वत्स जनपद की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा कौशाम्बी, ठीक है। उदयसेन वासवदत्ता की दंत कथा यहीं से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? गंगा वाराणसी, ठीक है, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो अब तो ये तो आपको पता होगा, सरयू अयोध्या, ठीक है। गंगा बनारस में है, गोमती आपका सुल्तानपुर, और यहाँ पे लखनऊ भी याद रखिएगा, गोमती नदी लखनऊ सुल्तानपुर में है, सरयू अयोध्या में है, सरयू जी, और गंगा बनारस में है, कोसी यहाँ पे लिखा है। तो कोसी आपका गोरखपुर में नहीं है। गोरखपुर में कौन सी नदी है? राप्ती नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
देखो फिर मेले वाला प्रश्न आ गया, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके जनपद में कौन सा मेला लगता है। देखूं मैं कितने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ अलग अलग जगह से हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं। और अगर तुम में से कोई भी कमेंट नहीं करेगा तब तो बड़ा दुख होगा मुझको। चलो बता देना एक दो लोग कि कहाँ कहाँ से, किस किस डिस्ट्रिक्ट से हो और वहां का कौन सा मेला फेमस है। तो माघ मेला है, झूला मेला है, पशु मेला है, देवा मेला है। माघ मेला की अगर हम बात करेंगे तो माघ मेला कहाँ लगता है बताइए। हाँ, माघ मेला जो है वो प्रयागराज में लगता है। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रयागराज कर लीजिए। अब हर जगह इलाहाबाद की जगह आप इसको प्रयागराज कर लीजिए, जैसे आपके परीक्षा में प्रयागराज ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। झूला मेला कहाँ लगता है? झूला ज्यादातर राधा रानी झूलती थी, तो कहाँ पे? तो ये वृंदावन में। बी का थर्ड हो गया। पशु मेला की बात करेंगे, पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में। ठीक है, और देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी, देवा शरीफ में। ठीक है, देवा शरीफ में देवा मेला लगता है जो कि बाराबंकी में है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ है, ठीक है, और बी का थर्ड है, और पशु मेला बटेश्वर हो गया और देवा मेला बाराबंकी हो गया। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहां पर? ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पहला बायोटेक पार्क कहां पर है? ये लखनऊ में है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित विश्वविद्यालय में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है? तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना आपका कब हुई है? 1887 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। बनारस विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई है? 1916 में रखी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1921 में हुई है, और चौधरी चरण सिंह की 1965 में। तो अब बताओ सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? अगर हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में तो 1885 में क्या हुआ है बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे। 1885 में क्या हुआ है और किस कमीशन के थ्रू आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये भी बताओगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहां पर? सीतापुर, बाराबंकी में, एटा, मैनपुरी में, मिर्जापुर, झांसी में, आगरा, मथुरा में। लाल मृदा की बात की गई है, कहां पर लाल मृदा पाई जाती है? लाल मृदा अगर हम देखेंगे तो आपको प्रयागराज के दक्षिणी मतलब हिस्से में, ठीक है, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। ठीक है, क्यों लाल मिट्टी है? यहाँ पर आपको पता है कि विंध्य रेंज यहाँ पर आ रही है ना, विंध्य की चट्टानें आ रही हैं, और विंध्य की चट्टानों के टूटने से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो इसी वजह से इन रीजन्स में जो आपकी मृदा मिलती है वो लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिर्जापुर हो गया आपका, झांसी हो गया, ठीक है, सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, और प्रयागराज का दक्षिण पार्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य कहां पर फॉर्म किया जाता है बताइए? सोनभद्र में, ब्रजभूमि में, बुंदेलखंड में, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो कर्मा की बात हमने डिस्कस की थी कि कर्मा जो लोक नृत्य है वो मुख्यतः आपका कहां पर फॉर्म किया जाता है? सोनभद्र में। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? नोएडा सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए फेमस है, तो ये बिल्कुल सही है, आपको पता है। ठीक है, सीतापुर की बात करेंगे, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग दिया गया है। गोरखपुर में दिया खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, और बनारस में दिया है रेशम उद्योग। तो क्लास एक चीज बताइए कि खेल कूद का सामान क्या गोरखपुर में बनता है? नहीं, खेल कूद के सामान बनाना आपका कहाँ का फेमस है? आगरा, मेरठ का। ठीक है, याद रखिएगा।
सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, सही है। बनारस में रेशम उद्योग के लिए फेमस है, हाँ। बनारस की जो रेशम की साड़ियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो ये सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग जो है वो मुख्यतः आगरा व मेरठ में है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे का देखते हैं प्रश्न हम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? इलाहाबाद में, आगरा में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका था, यहाँ पर सही उत्तर था गाजियाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो बताइए कहां पर? आगरा में, मिर्जापुर में, मुरादाबाद में या फिर संत कबीर नगर में? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भदोही तथा मिर्जापुर जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो दोनों जगह का नाम याद रखिएगा, भदोही जो कि आपके संत रविदास नगर जनपद के अंदर आता है, और दूसरा आपका क्या है? मिर्जापुर में। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी हो जाएगा, बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो बताइए 1790 में, 1792 में, 1796 में कि 1797 में? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, ये रिसेंट का प्रश्न है और यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या है? 1797 में। 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी अड़ाई हाथ उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर से, माहिल से, आल्हा से या परमार्दी से? तो जा दिन जन्म भयो आला का धरती धसी अड़ाई हाथ, तो किसके जन्म की बात की गई है? आला के हाथ की बात की गई है। ठीक है, आला के जन्म की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। आला के हाथ की नहीं, आला के जन्म की बात की गई है। आपने आला और उदल की स्टोरी सुनी होगी। यहां पर देखिए, आला एवं उनके छोटे भाई उदल का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र वर्तमान में महोबा में हुआ था। ये चंदेल वंश के शासकों की सेना में सेनापति थे। इनका उल्लेख पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनिक की एक कविता आला खंड में मिलता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किया था और उस समय चंदेल राजा परमार्दी देव एवं आला और उदल उनके मंत्री थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी नहीं फ्लो करती है उत्तर प्रदेश में? बताइए। सोन, हिंडन, गंगटक या फिर शारदा? ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। और गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं फ्लो करती है। सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में के अंदर एंटर नहीं करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर स्थान दिया गया है और ईयर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सेशन आपके कब हुए थे? लखनऊ दिया है, बनारस दिया है, कानपुर दिया है और मेरठ दिया है। यहाँ पर एक बहुत फेमस सेशन दिया है, कानपुर सेशन 1925 में। नागपुर सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? बताइए, किस महिला ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कानपुर सेशन को, सब कहेंगे कि मैम आप नागपुर को ले आई, बताइए यूपी में। मैंने नागपुर बोला है ना पढ़ते समय।
तो अगर नागपुर बोला है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, कानपुर की बात करिए, नागपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है नागपुर कहाँ पर है। तो यहाँ पर कानपुर में एक सेशन हुआ था 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। आपको हिंट दे रही हूँ, जिसको किसी लेडी ने प्रिसाइड किया था। किस लेडी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 के सेशन को प्रिसाइड किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बी का क्या है? बी का फोर्थ है। बी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 1916 में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसको कि हम क्या कहते हैं? हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं ना। तो ये आपका सी का फर्स्ट हो गया। सी का फर्स्ट जैसे मैंने देखा तुरंत मुझे आंसर मिल गया। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। तो और सेशंस आपके कहाँ कहाँ हुए हैं अब हम सीधे बता सकते हैं। मेरठ में आपका सेशन 1946 में हुआ है, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में, और बनारस का जो सेशन हुआ है वो 1905 में, जिसको किसने प्रिसाइड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने ज्यादातर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें यूपी स्पेशल के प्रश्नों को हमने देखा और साथ ही साथ साइंस के प्रश्नों को देखा, इन्वायरमेंट के प्रश्नों को देखा, और जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा था हमने उसको भी सॉल्व कराया। अगर आपको अभी भी आज की क्लास में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। और जाते जाते फिर आपसे कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसको प्ले करना है? वो आपको प्ले करना है, ठीक है। तो अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, और इसी विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। और मेहनत सही डायरेक्शन में करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आज जो आपने डाउट पूछे थे लास्ट क्लास में वो आपको समझ में आ गया तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कि मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।